स्टार्ट। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ है कि वहाँ पर न तो दहेज देना पड़ता है और न ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण को अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपया है। अगर इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो यह 70,000 हेक्टेयर जमीन को लाभ पहुंचाएगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए कि नवीनीकरण शीघ्रता से हो व उचित ढंग से कार्यान्वित हो। मैं कहना चाहूँगा कि हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां असाधारण हैं और पर्याप्त हैं। हालांकि किसान अभी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि अपने उत्पादन के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में किसान धान के प्रत्येक क्विंटल पर 250 रुपये के समर्थन मूल्य और गन्ने के प्रत्येक टन पर 500 रुपये समर्थन मूल्य की अपेक्षा करते हैं। अन्य उत्पादों पर भी सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को ऐसा मूल्य प्राप्त हो जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें। हमारे पास तिलहन की कमी है, हमें इसके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में तिलहन के उत्पादन के लिए हमें और प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। फिर कृषकों के ऋण के संबंध में जन मोर्चा ने वायदा किया था कि किसानों को 10,000 रुपये तक के ऋणों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन किसानों को जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों से ऋण लिया था, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब स्वेच्छाकृत बकायादारों और अन्य बकायादारों में भेद किया जा रहा है। उन्होंने 10,000 रुपये तक के ऋणों को ऋण मुक्त करने का निश्चय किया है। इसे लागू कर दिया जाना चाहिए, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। महोदय, मुझे बताया गया है कि कल और आज तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई और तूफान आए। कल अवकाश है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मद्रास और तमिलनाडु के अन्य भागों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सभी संभव सहायता करें और तमिलनाडु के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि और जल संसाधन मंत्रालय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह कहा जाता है कि यहाँ पर 80% लोग खेती करते हैं। इस देश की धरती बड़ी उपजाऊ है, मजदूर सस्ता मिलता है, किसान मेहनती, जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम यहाँ पर हैं। अर्थात कुल मिलाकर इस देश में ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से इस देश को एक बहुत अच्छा देश बनना चाहिए था। यहाँ पर अच्छी उपज होनी चाहिए थी और इस देश को केवल अपने देशवासियों का ही भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरी दुनिया को अनाज निर्यात करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की
मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिए जाने पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ।